हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और जैसा कि प्रतिदिन आपके लिए मॉर्निंग कैप्सूल लेकर आता हूं, और आज के मॉर्निंग कैप्सूल में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले विषय को लेकर आपके पास आया हूं, और यह है पार्लियामेंट, संसद। बिल्कुल दोस्तों, और आज पार्लियामेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। चूँकि बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं तो इसको देखेंगे, और उसके बाद कुछ प्रश्न अतिरिक्त 15 और प्रश्न हैं उसको भी हम लोग देखेंगे बोर्ड पे। तो चलिए सबसे पहले पार्लियामेंट को जानने का प्रयत्न करते हैं। और पार्लियामेंट अर्थात संसद, और संसद की स्थापना आपको 26 जनवरी 1950 को की गई थी, और हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में आपको पार्लियामेंट की संरचना के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पार्लियामेंट जो है, संसद, यह तीन आपको जो है तीन संस्थाओं से मिलकर बनता है। एक तो पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इन तीनों को सम्मिलित रूप से संसद के नाम से जाना जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब इन्हीं तीनों पर हम लोग आज के वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो सबसे पहले लोकसभा को है सो हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं, निम्न सदन। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं, उच्च सदन के नाम से जानते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहां पर कुछ इससे जुड़े हुए प्रश्न बहुत कुछ पूछे जाते हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहले उसको जाने जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। जैसे आपको लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए, दो टर्म है, हो सकती है और है, तो यहाँ दो अलग बातें हैं। परीक्षाओं में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे करके आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आपको 552 हो सकती है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। ठीक है, अब अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, यहां पर अब आ जाए हम लोग। तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543। और यहां पर वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245। अब चलिए हम लोग दूसरी बात की ओर बढ़ते हैं। तो अभी लोकसभा में आपको 552 हैं और राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। तो यहां पर प्रश्न एक यह बनता है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहां निर्वाचित जैसे ही शब्द आ जाएगा, निर्वाचित आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 550, क्योंकि दो सदस्य हैं सो मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और ये दोनों सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन। तो ये आपको है सो हो सकते हैं, अधिकतम की बात है। उसी तरीके से राज्यसभा में आ जाए तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो यहां हो जाएगा आपको 238 निर्वाचित हो सकती है, 238। और मनोनीत यहां किए जाते हैं आपको 12 राष्ट्रपति के द्वारा, जो कला, संस्कृति, साहित्य वगैरह क्षेत्रों से, फिल्म वगैरह क्षेत्रों से आते हैं। तो यहां पर 12 मनोनीत किए जा सकते हैं। अब प्रश्न आता है, एक नया प्रश्न और बनता है यहां पर कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में ये तो आपको हो गए, हो सकते हैं यहां तक में। अब अभी वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में आप देख लीजिए टोटल सदस्यों की संख्या अभी है 545। ठीक है, एक प्रश्न यह हुआ कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी, तो 545। अब फिर एक प्रश्न बनता है कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो फिर दो हट जाएंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा, 543। और फिर वही मनोनीत दो जो एंग्लो इंडियन है, मनोनीत
2। तो यहाँ पर फिर दो तरह, यहाँ पर प्रश्न बनते हैं क्या कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543, और वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543, तो 45। उसी तरीके से राज्यसभा के भी बनेगा कि वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, निर्वाचित, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 200। सबसे पहले ये देख ले कि कितने आपको है सो निर्वाचित ये सदस्य कितने आपको है, वर्तमान में कितने सदस्यों की संख्या है, तो 245, 245 वर्तमान में। अब आ जाएगा निर्वाचित, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 12 हटा दीजिए उसमें से, तो कितना हो जाएगा 233, और मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा तो वो हो जाएगा आपको 12, वही 12 मनोनीत, तो ये हो गया 12। तो ये इतने प्रश्न इससे बन सकते हैं अभी इससे। अब और हम कुछ प्रश्न यहाँ पर जानना चाहें तो चलिए हम लोग राज्यसभा में और बढ़ते हैं और लोकसभा में बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या और भी प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे। तो एक प्रश्न यह भी है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अब यहाँ पर हम लोग कार्यकाल देखते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, या लोकसभा का कार्यकाल क्या हुआ, तो 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का है। राज्यसभा का 6 वर्ष का, अब यहां पर 6 वर्ष का है, चलिए इस पर आगे। और राष्ट्रपति का 5 वर्ष का, 5 वर्ष का कार्यकाल है। अब एक और यहां पर है, प्रश्न बनते हैं कि इनमें से कौन है सो अस्थाई सदन है, कौन अस्थाई सदन है। तो बिल्कुल दोस्तों, लोकसभा अस्थाई सदन है। एक प्रश्न यह भी है, लोकसभा अस्थाई सदन है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसका विघटन हो जाता है। 5 वर्ष तक इसका सेवा है, तो 5 वर्ष के बाद विघटन होता है और फिर से निर्वाचन आयोग के द्वारा नए लोकसभा का चुनाव कराया जाता है। इसके कारण, विघटन होने के कारण यह है सो अब अस्थाई सदन है। ठीक है, अब यहां पर 6 वर्ष का इनका है, तो ये अस्थाई सदन है। क्यों अस्थाई सदन है? इसलिए अस्थाई सदन है कि प्रत्येक 2 वर्षों पर इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पे। तो 1/3 सदस्य चुन के आए और फिर है सो 1/3 रिटायर किए उसमें से, फिर 2 साल बाद 1/3 चुन के आए, 1/3 रिटायर किए। तो इस वजह से इसका विघटन नहीं होता है, राज्यसभा का इसका विघटन कभी भी नहीं होता। तो इसलिए यह है सो अस्थाई सदन है। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न और आएंगे। हाँ, तो चलिए एक और प्रश्न यहां पर बनते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या चाहिए? 30 वर्ष। 30 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। 35 वर्ष। तो इतने प्रश्न आपको जो है सो आज के वीडियो से आपको मिलते हैं यहाँ से, जिसमें आप लोकसभा, राज्यसभा और थोड़ी से राष्ट्रपति के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज जो हम 15 प्रश्नों की चर्चा किए हैं, हम लोग उस प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह आपको प्रश्न बोर्ड पे आपको बिल्कुल दिख रहे होंगे और इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि किस इतिहासकार ने दी थी? बिल्कुल दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि किस इतिहासकार ने दी थी? और आंसर क्या हो जाएंगे? B.A. स्मिथ के द्वारा। B.A. स्मिथ के द्वारा दिया गया था। B.A. स्मिथ। चलिए क्वेश्चन, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपने कॉपी पर अंकित करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 29 मार्च 1857 में किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? बिल्कुल, यह पहले व्यक्ति थे 1857 के समय में जो इनको फांसी दिया गया था और इन्हीं के द्वारा विरोध सबसे पहले किया गया था।
जो आपको है नाम इनका है मंगल पांडे, बिल्कुल मंगल पांडे, जो इनफील्ड राइफल को दांत से उसके कारतूस को खोला जाता था और इसके वजह से ये ब्राह्मण थे, पंडित जी थे और इनके द्वारा विरोध किया गया और ऐसी चर्चाएं निकली हुई थी कि उसमें सुअर और गाय की चर्बी उससे वह है सो ढका हुआ है वह आवरण, और उसको दांत से खोलने के लिए वह इनकार कर दिए थे और बाद में इसके वजह से है सो उनको फांसी पर भी चढ़ाई गई, चूंकि विरोध स्वरूप में वो एक अंग्रेज अधिकारी को गोली भी मार दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किस में निहित है? केंद्र की कार्यपालक शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में। और आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल, अभी हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं मौलिक अधिकार के तहत, जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं, तो उसके अंतर्गत ही यह आता है। और कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? और अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 6 की ओर, और भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन सबसे पहले किया गया था? वो है आंध्र प्रदेश, और 1953 में आंध्र प्रदेश और 1953 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? और यह है 1951 में, 1951 में आपको है सबसे पहला संविधान संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? और आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? और आंसर होगा शांगपो, शांगपो। किसी दिन नदियों की विस्तृत चर्चा करेंगे तो उस समय में आपको बताएंगे हम कि ब्रह्मपुत्र अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, अर्थात यह 3 देशों में होकर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, चाइना, तिब्बत में, और फिर भारत, और फिर बांग्लादेश होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में। आप जानते होंगे चट्टानों को, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, तो ये चट्टान होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? बिल्कुल, काफी चर्चा में यह प्रश्न रहा है, और कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार रहा है? और यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? वन अंतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो आपको 33%, 33% आपको है सो वन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत
किसने प्रतिपादित किया था? जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? और होगा माल्थस, अर्थात टी.आर. माल्थस। टी.आर. माल्थस। टी.आर. माल्थस। क्वेश्चन नंबर 14, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, तो जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। और क्वेश्चन नंबर 15 और आज का यह अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? और 1950 में, 1950 में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर से देंगे, और आप कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स भी करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग संध्याकालीन इवनिंग क्लास में, और इवनिंग क्लास के प्रश्नों को लेकर आप लोगों के पास उपस्थित होते हैं। मिलते हैं कल हम। थैंक यू, धन्यवाद।